नमस्कार, मैं रामकिशोर। आज हम जो कक्षा 12 का टॉपिक पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स आव्यूह। विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को पता है 12th बोर्ड के सभी एग्ज़ाम हो चुके हैं, केवल और केवल मैथ्स का रहा है। और जैसा राज्य सरकार की द्वारा बातें बताई गई है, जैसा CBSE करेगी वैसा ही राजस्थान बोर्ड करेगी। और CBSE ने ऐसा तय किया है कि जुलाई 1 से 15 तक वो कभी भी इनके एग्ज़ाम करा सकते हैं। तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि हमारे केवल बोर्ड एग्ज़ाम का गणित का पेपर रहा है, इसकी हम बहुत अच्छी से तैयारी करें। ऐसा नहीं माने कि हमारे एग्ज़ाम नहीं होगा। और जो कोरोना का भय आप लोगों में है उसको थोड़ा दूर करते हुए, अपनी टेंशन को कम करते हुए आप प्रॉपर वे में तैयारी करें। एग्ज़ाम जुलाई में कभी भी हो सकता है। तो अपन अपने टॉपिक्स पे चलते हैं। आव्यूह मैट्रिक्स। तो बात आती है मैट्रिक्स है क्या? आव्यूह आव्यूह तो देखें आप, आव्यूह की परिभाषा क्या होती है। आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। बस हमें केवल ये ध्यान रखना, आव्यूह में और कुछ भी नहीं है। आव्यूह संख्याओं अथवा फलनों का आयताकार क्रम विन्यास है। बस केवल इसकी इतनी सी परिभाषा है कि आव्यूह संख्याओं अथवा फलनों का आयताकार क्रम विन्यास है। यह संख्याएं अथवा फलन आव्यूह के अवयव कहलाते हैं। तो अब इसके बाद में आता है कि हम मैट्रिक्स को कैसे निरूपित करेंगे। तो देखें आप, यहाँ अपन नोट करके इन चीज़ों को लिख सकते हैं कि आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षर जैसे A, B, X, Y आदि से व्यक्त करते हैं। इसमें यह बात ध्यान देने योग्य है कि हम जब भी मैट्रिक्स लिखेंगे और उसको व्यक्त करेंगे तो केवल अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षर से करेंगे। ये पहली बात। दूसरी बात है, आव्यूह के लिए बड़े कोष्ठक का प्रयोग करते हैं। तो हम एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। A बराबर, यहाँ ये मैंने कैपिटल लिया है, A बराबर 1, 2, 4, -3, 5 और 7। बस ये एक मैट्रिक्स है। और इसमें ध्यान देने योग्य ये बात है कि मैट्रिक्स का कोई मान नहीं होता है। मैट्रिक्स तो केवल क्या है? केवल एक आयताकार क्रम विन्यास, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब बात आती है कि ये जो मैट्रिक्स मैंने बनाई, इसमें देखें आप, दो तरह की रेखाएं दिखेगी, एक तो क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर। तो ये जो क्षैतिज रेखा है ये कहलाएगी आव्यूह की पंक्ति, और ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा है ये कहलाएगी आव्यूह का स्तंभ। बस केवल इसमें ये देखने वाली बात है। अब बात आती है कि आव्यूह का क्रम क्या होगा। इसमें अभी यदि हम क्रम लेवें तो देखें आप, इसमें 1 और ये 2 तो पंक्तियां हुई, स्तंभ कितने हैं? 1, 2 और 3। तो यदि यहां हम देखें इसका क्रम क्या होगा,
तो 2/3। 2 तो यहाँ क्या है, 2 यहाँ पे पंक्तियां हैं, स्तंभ कितने हैं, 3 हैं। तो इसको हम विस्तृत रूप में लिख के देखते हैं कि किसी भी अवयव का क्रम क्या हो सकता है। तो लिखते हैं हम अवयव का क्रम। तो देखो m पंक्तियों तथा n स्तंभों वाले अवयव का क्रम m क्रॉस n होगा। बस इतनी सी बात है कि यदि किसी अवयव में m पंक्तियां हैं और n स्तंभ है तो उसका क्रम क्या होगा, m क्रॉस n। हम एक लेते हैं m क्रॉस n की मैट्रिक्स। देखें आप, A11, A12, A13 डैश डैश डैश, A1j डैश डैश डैश, A1n, A22, A21, A22, A23 डैश डैश डैश, A2j डैश डैश डैश, A2n, A31, A32, A33 डैश डैश डैश, A3j डैश डैश डैश, A3n। फिर यहाँ हम लेते हैं डैश डैश डैश, AI1 डैश डैश डैश, AI2 डैश डैश डैश, AI3 डैश डैश डैश। यहाँ ये हो जाएगा AIj डैश डैश डैश, यहाँ AIn। थोड़ा और नीचे इसको ले लेते हैं, डैश डैश डैश, AM1 डैश डैश डैश, AM2 डैश डैश डैश, AM3 डैश डैश डैश, AMj डैश डैश डैश, AMn। तो ये कहलाती है m क्रॉस n क्रम की मैट्रिक्स। देखें इसमें पंक्तियां कितनी है, m, और स्तंभ कितने हैं, n। तो इस तरह से हम इसको कह सकते हैं कि ये m क्रॉस n क्रम की मैट्रिक्स है। यदि इसको हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं AIj m क्रॉस n। बस ऐसा भी हम इसको लिख सकते हैं। तो अवयव का क्रम जो होगा वो डिपेंड करेगा उसकी पंक्तियां और स्तंभ कितने हैं। अब बात आती है, आगे हम इसमें लेते हैं अब आगे हम चलते हैं इसमें कि मैट्रिक्स कितने प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो देखें, मैट्रिक्स अवयव के प्रकार। देखें आप, मैट्रिक्स कितने प्रकार की होती है, अवयव के प्रकार, है ना। तो अवयव के प्रकार से पहले आप ये देखें, अभी हमने जब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था तो जैसे हमने वहाँ था A11, A12, A13, वो क्या है उसके बारे में मैं बता देता हूँ। जैसे हम देखते हैं कि A11, तो A11 का मतलब होता है ये 1 तो फर्स्ट वाला करेगा उसकी पंक्ति को और दूसरा वाला डिनोटेट करेगा उसके स्तंभ को। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। पहले जैसे A बराबर A11, A12, A13, A21, A22, A23,
ऐसी हम कोई मैट्रिक्स लेके देख लेते हैं। तो यहां देखने वाली बात यह है कि ये जो A11 है इसका अर्थ हुआ प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ का अवयव। पहली पंक्ति है और पहला स्तंभ है। A12 है, A12 का मतलब होता है प्रथम तो पंक्ति है लेकिन स्तंभ कौन सा है, दूसरा है। A13 का मतलब होता है कि प्रथम पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव। यहां ये A21 है। A21 मतलब दूसरी पंक्ति और प्रथम स्तंभ का अवयव। A22 माने दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव। A23 माने दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव। ये भी हमें यहां ध्यान रखने वाली बात है। अब हम चलते हैं कि मैट्रिक्स के प्रकार कितने होते हैं। तो देखें आप, पहला अपन लेते हैं पंक्ति अवयव। तो पंक्ति अवयव किस तरह से किसे कहेंगे, एक अवयव पंक्ति अवयव कहलाएगा यदि उसमें केवल एक ही पंक्ति हो। बस केवल ये इसकी परिभाषा है। जैसे A बराबर 1 4 5, बस इसमें पंक्ति कितनी है, केवल एक। अब इसका क्रम क्या होगा ये देख लेते हैं हम। इसमें पंक्ति तो एक है लेकिन स्तंभ कितने हैं, 3। तो ये हुआ 1/3 क्रम की मैट्रिक्स। अब 2 नंबर पे आती है स्तंभ मैट्रिक्स, स्तंभावयव। तो वही जो पंक्ति अवयव है, पंक्ति में केवल एक पंक्ति हुई, स्तंभ में केवल एक स्तंभ होगा। एक अवयव स्तंभ अवयव कहलाएगा यदि उसमें केवल एक स्तंभ हो। बस ये इसकी परिभाषा। जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे A बराबर 4 5 -7। तो देखें स्तंभ तो एक है लेकिन अब की बात पंक्ति कितनी है, 3। तो हमेशा ध्यान ये रखें जब भी हम उसका क्रम लेते हैं तो पहले पंक्ति आती है, उसके बाद में स्तंभ आता है। तो 2 परिभाषा हुई अपने, पंक्ति अवयव, दूसरा स्तंभ अवयव। अब आती है तीसरी परिभाषा, शून्य मैट्रिक्स या शून्य अवयव। तो ऐसा अवयव जिसके सभी अवयव शून्य हो, उसे शून्य अवयव कहेंगे। उसे शून्य अवयव कहते हैं। अब इसकी जब अपन लेते हैं A बराबर 0 0 0 0 0 0, बस ये जो है ये कहलाएगी शून्य अवयव। और फिर आगे आता है वर्ग मैट्रिक्स। तो वर्ग मैट्रिक्स क्या होगी, ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों
तथा स्तंभों की संख्या समान हो वर्ग आव्यूह कहलाता है। जैसे a बराबर हमने यहाँ लिया 1 2 5 7 3 -2 5 6 7। तो इसमें देखने वाली बात यह है वर्ग मैट्रिक्स में कि पंक्तियों और स्तंभों दोनों की संख्या समान होनी चाहिए। यदि पंक्तियां 3 है तो स्तंभ भी 3 होने चाहिए। तो ये कितने क्रम की वर्ग मैट्रिक्स है? 3/3 क्रम की ये वर्ग मैट्रिक्स है। अब वर्ग मैट्रिक्स में यहाँ देखें कि वर्ग मैट्रिक्स में ये जो विकर्ण कहलाते हैं ये है इसके अग्रग विकर्ण 1 3 7। तो यहाँ इसको हम ले सकते हैं यहाँ A11 A22 डैश 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 ANN इसके अग्रग विकर्ण कहलाते हैं। और इन अग्रग विकर्णों का योग इसका अनुरेखण कहलाता है, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। जैसे ही हम इनके अग्रग विकर्णों को जोड़ते हैं तो ये आव्यूह का अनुरेखण कहलाता है। अग्रग विकर्णों का योग आव्यूह का अनुरेख कहलाता है। ये हो गई इसकी चौथी परिभाषा के वर्ग मैट्रिक्स की परिभाषा। अब इसके आगे आते हैं अपन विकर्ण मैट्रिक्स। विकर्ण मैट्रिक्स, तो विकर्ण मैट्रिक्स किसे कहेंगे हम? अब आगे वाली परिभाषा विकर्ण मैट्रिक्स। तो विकर्ण मैट्रिक्स की परिभाषा होती है ऐसा आव्यूह जिसमें अग्रग विकर्णों के अलावा सभी अवयव शून्य हो। जैसे A बराबर विकर्ण मैट्रिक्स है, इसका जो अग्रग विकर्ण है उसके अलावा सभी मैट्रिक्स सभी अवयव का मान यहाँ पर 0 होना चाहिए, 0 0 5। तो ये जो मैट्रिक्स है वो कहलाएगी विकर्ण मैट्रिक्स। अच्छा, एक बात और इसमें ध्यान देना है, जो हमने यहाँ नहीं लिखा उसको वापस से देखें। ऐसा आव्यूह, तो यहाँ आएगा ऐसा वर्ग आव्यूह। ये बात यहाँ इंपॉर्टेंट है जो हम यहाँ थोड़ा भूल रहे हैं। विकर्ण मैट्रिक्स में जो परिभाषा है वो इस तरह से ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें अग्रग विकर्णों के अलावा सभी अवयव शून्य हो। तो ये कितने बाई कितने क्रम की मैट्रिक्स होगी? 3/3 क्रम की मैट्रिक्स होगी। या और हम देखें और इसकी परिभाषा लेवें B, तो 1 0 0 3। तो ये जो होगी 2/2 क्रम की मैट्रिक्स होगी। तो ध्यान देना अपने को विकर्ण मैट्रिक्स में ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें अग्रग विकर्णों के अलावा सभी अवयव शून्य हो। अब इसके बाद में जो परिभाषा आती है विकर्ण मैट्रिक्स के आगे,
तो वो आती है अपनी अदिश मैट्रिक्स। 7 नंबर पे जो डेफिनेशन है अदिश आव्यूह। तो देखें आप अदिश आव्यूह की क्या परिभाषा होगी। अब इसमें भी अपन लेंगे अदिश आव्यूह में ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसमें अग्रग विकर्ण में समान संख्या हो। बस ये ध्यान रखना है अपने को कि ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसमें अग्रग विकर्ण में जो संख्याएं हैं वो समान हो। जैसे 2 0 0 0 2 0 0 0 2। तो ये जो आव्यूह होगा वो होगा अपने पास अदिश आव्यूह। ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसमें अग्रग विकर्ण में जो संख्याएं हो वो समान हो। अब नेक्स्ट जो परिभाषा आती है 8 नंबर पे, वो आती है अपने इकाई मैट्रिक्स। इकाई मैट्रिक्स या इकाई आव्यूह। तो देखें आप इकाई मैट्रिक्स की परिभाषा। ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसमें अग्रग विकर्ण में केवल एक जिसमें अग्रग विकर्ण में संख्या 1 हो। जैसे a बराबर 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये जो कहलाएगा वो कहलाएगा इसका, ये जो परिभाषा होगी ये होगी इकाई मैट्रिक्स की। तो अब इकाई मैट्रिक्स की परिभाषा के बाद में आती है अपने पास त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। तो आप देखें जो त्रिभुजाकार मैट्रिक्स है वो 2 तरह की होती है। त्रिभुजाकार मैट्रिक्स में एक तो होगा ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स और दूसरी होगी निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। तो देखो कौन सा नंबर चल रहा है अब, 8 नंबर है ना। 8 नंबर में है अपने पास त्रिभुजाकार आव्यूह। तो देखो इसमें 2 प्रकार की बनेगी। फर्स्ट ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह। तो इसकी बहुत ही आसान सी परिभाषा है। ऊपरी त्रिभुजाकार त्रिभुज में केवल अपने को इतना ध्यान रखना है जो अग्रग विकर्ण के नीचे वाले अवयव हैं वो सभी शून्य होने चाहिए। अग्रग विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य हो। बस इतना ध्यान रखना है। तो इसमें भी हमें ध्यान यही रखना है कि यह भी एक प्रकार की वर्ग मैट्रिक्स ही होगी। अर्थात
एक वर्ग मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे एन क्रॉस एन, है ना। ये वर्ग मैट्रिक्स है, ए बराबर ए आई जे एन क्रॉस एन, ए आई जे इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल आई ग्रेटर देन जे। बस ये अपने को इसमें ध्यान रखना है। तो अब हम यदि इसका बनाते हैं, परिभाषा लेते हैं इसकी, तो देखें आप, अग्रग विकर्ण के जो नीचे वाले अवयव हैं वो सभी शून्य होंगे। तो जैसे हम पहले अग्रग विकर्ण बनाते हैं 2 और 3, यहाँ ले लेते हैं 4, तो ये जो पीछे बनेगा ये हो जाएगा यहाँ 0। तो ये हो गया 2x2 क्रम की ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। यह इसकी और लेवें अपन b बराबर, तो देखो पहले अग्रग विकर्ण बनाते हैं हमेशा 0 2 4 और 5, ये हमने बनाया अग्रग विकर्ण। अब यहाँ पे कुछ आप संख्या ले लो, जैसे -3 4 और 2। अब इसके नीचे जो भी आएगी वो सभी क्या हो जाएगी, 0 0 हो जाएगी। तो ये जो कहलाता है वो कहलाता है ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव। अग्रग विकर्ण के नीचे के सभी अवयव क्या हो, शून्य हो। अब फिर आता है अपने पास निम्न त्रिभुजाकार अवयव। निम्न इसी का दूसरा रूप है निम्न त्रिभुजाकार अवयव। तो उसका जस्ट उल्टा होगा कि ऐसा वर्ग अवयव जिसमें अग्रग विकर्णों के ऊपर के सभी अवयव शून्य हो। अर्थात ए एक वर्ग मैट्रिक्स है तो ए बराबर ए आई जे एन क्रॉस एन, ए आई जे बराबर 0 फॉर ऑल आई लेस देन जे। बस इतना सा ध्यान रखना है। यहाँ इसके हम एग्जाम्पल लेते हैं, तो ए बराबर वही बात है कि अग्रग विकर्ण के ऊपर, तो जैसे ये अग्रग विकर्ण है 2 3, यहाँ 4 ले लो, इसके ऊपर वाला 0, ये 2x2 क्रम की मैट्रिक्स है। और इसकी अपन लेवे एग्जाम्पल, तो b बराबर अग्रग विकर्ण लेवे पहले। अग्रग विकर्ण के ऊपर सभी जो अवयव होने चाहिए वो 0 होने चाहिए। यहाँ 3 -4 2, फिर यहाँ पे 0 और -5 2 और 6, ये 3x3 क्रम की मैट्रिक्स। बस इतना सा ध्यान रखना है इसमें। निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स में ऐसा वर्ग अवयव जिसमें अग्रग विकर्ण के ऊपर, ये अग्रग विकर्ण है, इसके ऊपर जो होना चाहिए वो सभी अवयव शून्य होना चाहिए। तो यहाँ ये जो अपनी परिभाषाएं थी टाइप ऑफ मैट्रिक्स वो सभी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद में जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे इनकी प्रॉपर्टीज, मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो देखें आप, अवयव के गुणधर्म। अवयव के गुणधर्म, तो पहला आता है परिवर्त मैट्रिक्स। परिवर्त मैट्रिक्स, तो देखो यदि किसी
आव्यूह के स्तंभों तथा पंक्तियों को परस्पर बदल दिया जाए तो प्राप्त नई आव्यूह मूल आव्यूह की परिवर्त आव्यूह कहलाती है। इसे ए डैश या ए की पावर टी से व्यक्त करते हैं। बस ये हमें ध्यान देना है। परिवर्त आव्यूह क्या होगी? यदि कोई आव्यूह है उसके स्तंभों और पंक्तियों को परस्पर आप बदल दो तो उससे प्राप्त जो नई आव्यूह होगी वो मूल आव्यूह की परिवर्त आव्यूह कहलाती है। जैसे इसका भी अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं। A बराबर A11, A12, A13, A21, A22, A23। इसकी परिवर्त निकालते हैं तो इसको कहेंगे ए की पावर टी या ए डैश। तो बदलो इसको। हाँ, ये जो पंक्ति है स्तंभ में आ जाएगी। A11, A12, A13, A21, A22, A23। बस ये अपने को ध्यान रखना है कि इनकी पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर चेंज कर देते हैं तो ये जो आव्यूह प्राप्त होने वाली है ये कहलाती है इसकी परिवर्त आव्यूह। अब इसके बाद 2 नंबर पे इसके और कुछ गुणधर्म है कि ए 1 नंबर प्लस बी और ये डैश है। डैश का अर्थ वही जो हमने पढ़ा था परिवर्त आव्यूह। तो बराबर होगा ए डैश प्लस बी डैश। 2 नंबर पे ए डैश का डैश। यदि हम किसी परिवर्त मैट्रिक्स का वापस परिवर्त करते हैं तो पुनः वापस वही मैट्रिक्स आ जाती है। 3 के ए डैश, जहाँ के कोई अचर राशि है तो ये आ जाएगा के ए डैश। जहाँ के कोई अचर राशि है। 4 ए बी का डैश। तो ये होगा बी डैश ए डैश। बस ये थोड़ा ध्यान रखना है कि ये उल्टा होगा। ए बी का ट्रांसपोज कर दो या डैश कर दो तो ये होगा बी डैश ए डैश। बस इस तरह से ये कुछ प्रॉपर्टीज। अब आगे आता है इसका सममित मैट्रिक्स। सममित मैट्रिक्स। तो सममित मैट्रिक्स क्या होता है? एक वर्ग मैट्रिक्स ए जिसमें केवल और केवल यदि एक नंबर ए बराबर ए की पावर टी या ए आई जे बराबर ए जे आई। यदि ऐसा है जहां ए की पावर टी
परिवर्त मैट्रिक्स है। हो तो यह मैट्रिक्स सममित मैट्रिक्स कहलाती है। जैसे A बराबर, पहले हम इसका अग्रग विकर्ण बनाएंगे, जैसे 1 2 3। अब देखें AIJ बराबर AJI होता है, तो ये जो बिंदु है यहाँ जो अवयव लेंगे, जैसे ले लिया हमने 3, तो ये कौन सा अवयव है? A12 है ना। A12 माने A12 के बराबर क्या होगा? A21। तो यहाँ अपन क्या ले लेंगे, यहाँ 1 2 3 इसलिए यहाँ कुछ अलग से लो, -3 ले लो। यहाँ -3 है तो यहाँ भी ये -3 होगा। यहाँ ले लो, अब यहाँ 4 ले लो, तो ये कौन सा अवयव है? A13। तो A13 माने A31, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 4। और यहाँ ले लो 5, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 5। तो ये जो मैट्रिक्स कहलाती है, ये कहलाती है सममित मैट्रिक्स। और यदि हम इसका एग्जाम्पल लें तो जैसे ये B, यहाँ ये ले लो A B C है ना। ये H, यहाँ H आएगा तो यहाँ भी H आएगा, यहाँ G आएगा तो यहाँ G आएगा, यहाँ F आएगा तो यहाँ F आएगा। तो ये भी जो है वो है सममित मैट्रिक्स। अब इसके बाद में आती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, विषम सममित मैट्रिक्स। विषम सममित मैट्रिक्स, तो एक वर्ग मैट्रिक्स विषम सममित मैट्रिक्स कहलाती है। विषम सममित मैट्रिक्स कहलाती है यदि A बराबर -a⁻t। पहला तो ये, या AIJ बराबर -AJI फॉर ऑल I इज नॉट इक्वल्स टू J, और 0 फॉर ऑल I इक्वल्स टू J। यदि ऐसा है तो ये विषम सममित मैट्रिक्स कहलाएगी। इसका एग्जाम्पल लेवें तो A बराबर, यहाँ देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे जब भी I बराबर J होगा, मतलब इसका अग्रग विकर्ण होगा वो हमेशा 0 होगा। तो ये 0, ये 0 और ये 0, तीनों अग्रग विकर्णों को हमने क्या ले लिया? 0 0। AIJ बराबर -AJI होता है, तो यहाँ जैसे हमने लिया 2, तो यहाँ पे अपने आप आ गया -2। यहाँ हमने लिया 5, तो यहाँ अपने आप आ गया -5। यहाँ हमने लिया 3, तो यहाँ अपने आप आ गया -3, क्योंकि AIJ बराबर -AJI है यहाँ पे। तो ये हो गया हमारे पास विषम सममित मैट्रिक्स। अब इसके बाद में एक मैट्रिक्स की और परिभाषा है, वो अपन लिख लेते हैं समान मैट्रिक्स। तो समान मैट्रिक्स क्या होगी कि दो मैट्रिक्स समान मैट्रिक्स कहलाएगी यदि तो मैट्रिक्स समान मैट्रिक्स कहलाएगी यदि एक नंबर दोनों समान क्रम की हो, 2 नंबर A का अवयव
बी के संगत अवयव के बराबर हो, बी के संगत अवयव के बराबर हो। तो ये हमें ध्यान रखना है समान मैट्रिक्स। तो ये अपनी सारी इसकी डेफिनेशंस वगैरह थी। अब इसके बाद अपन चलते हैं प्रश्नावली 3.1 में। तो देखें जो प्रश्नावली 3.1 है उसमें किस तरह के क्वेश्चन है। पहला है अपने अध्याय 3.1। तो इसका पहला क्वेश्चन है अपने पास, फर्स्ट क्वेश्चन, यदि अवयव ए बराबर aij ब्रैकेट 2/4 हो तो ए में अवयवों की संख्या बताइए। ए में अवयवों की संख्या बताइए। तो देखो आप, हमने अभी जब भी पढ़ा था जैसे 3/3 क्रम की मैट्रिक्स पढ़ी थी, है ना, या 2/3 क्रम की मैट्रिक्स पढ़ी थी, उन सभी में एक बार आपने नोट किया होगा कि जैसे 3/3 क्रम की मैट्रिक्स थी, यहाँ पे 3/3 क्रम थी, तो आप काउंट करते उसमें कितने अवयव हैं। जैसे यहाँ अपने पास है 2/3 क्रम की, तो देखो हम यहाँ लिखते हैं a बराबर, है ना, a11, a12, a13, a14, a21, a22, a23, a24। तो यहाँ कितने अवयव देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये अपन सीधा ये लिख सकते हैं कि 2/4 है ना, इसको सीधा आप मल्टीप्लाई कर दो, उतने उसमें अवयव होंगे। तो यहाँ कितने अवयव हुए, यहाँ ए में अवयवों की संख्या बराबर 8। सीधा ले सकते हैं हम। और कोई एग्जांपल आ जाए, यहाँ आ जाए a बराबर aij 2/3, तो सीधा देख लो, आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2/3 मतलब इसमें 6 एलिमेंट होंगे। तो ये पहला क्वेश्चन है अपना। दूसरा क्वेश्चन है अपना कि 4/4 का इकाई अवयव लिखिए, है ना। तो इकाई अवयव की परिभाषा हमने पढ़ी थी, 4/4 क्रम का इकाई अवयव लिखना है a बराबर, तो उसमें जो अग्रग विकर्ण है वो 1 हो बस। और इसकी जो हमने पढ़ी थी इसकी परिभाषा मैं एक बार वापस तुमको बता देता हूँ। विकर्ण मैट्रिक्स की जो परिभाषा थी वो थी एक वर्ग मैट्रिक्स जिसके अग्रग विकर्णों के अलावा प्रत्येक अवयव शून्य हो। तो अब हमें जो लिखना है, क्वेश्चन में हमें कह रहा है 4/4 क्रम का इकाई अवयव लिखिए। तो देखो आप लिख सकते हैं 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। ये हमने लिख दिया 4/4 क्रम का इकाई अवयव। अब इसके बाद में आता है अपना ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब आता है अपने पास क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में ये कुछ मैट्रिक्स दे रखी है और अपने को कह रहा है ए का मान आप ज्ञात कीजिए। तो हम करते हैं तीसरा क्वेश्चन के तीसरा क्वेश्चन है अपने पास k + 4 - 1 3 k - 6 बराबर a - 1 3 और -4। तो देखो
ये दोनों समान मैट्रिक्स से अपने को मान ज्ञात करना है ए का। तो हमने जो पढ़ी थी इसकी डेफिनेशन समान अवयव की के ए के संगत बी का ये दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो देखो सबसे पहले अपन लिखते हैं k + 4 बराबर ए, इसे दे दो समीकरण नंबर 1। फिर यहाँ देखो कितना है k - 6 और यहाँ पे है -4, तो यहाँ हम लिख देंगे k - 6 बराबर -4, ये चला जाएगा उधर, तो k बराबर -4 + 6, तो k बराबर अपने पास आया 2 और इसका मान रख दो समीकरण 1 में। समीकरण 1 में k बराबर 2 रखने पर रख दो, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 + 4 बराबर a, मतलब a का मान कितना आ गया 6, तो यहाँ पे a का मान आ जाएगा 6। फिर उसके बाद में अगला वाला जो क्वेश्चन है वो है अपने पास 6 अवयवों वाले अवयव के संभावित क्रम क्या होंगे। तो देखें आप चौथा 6 अवयवों वाले अवयव के संभावित क्रम, तो ये तो बहुत आसान सी बात है। इसके 1/6 हो सकता है, 2/3 हो सकता है, 3/2 हो सकता है या 6/1 हो सकते हैं। बस ये इसके 4 संभावित क्रम हो सकते हैं। फिर अपने पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 2/2 क्रम का अवयव है a बराबर aij ज्ञात कीजिए, इसके अवयव ज्ञात करने अपने को। तो करते हैं अपन a बराबर aij और 2/2 क्रम का मैट्रिक्स अपने को लेना है। फिर पहला है यहाँ पे aij बराबर 2i - j अपॉन 3i + j। तो पहले तो अपन यहाँ पे 2/2 क्रम का एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। देखो a बराबर a11 a12 a21 a22, तो यहाँ पे i का मान 1 है, j का मान 1 है, यहाँ पे i का मान 1 है, j का मान 2 है। इस तरह से हम इसमें रखेंगे तो अपने आप इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो पहले अपन लेते हैं a11, तो देखें a11 2 × 1 -1 अपॉन 3 × 1 3 + 1, तो बराबर कितने आ गया यहाँ पे 1/4। फिर दूसरा एलिमेंट लेते हैं अपन a12, तो देखो a12 में यहाँ क्या रखेंगे, i की जगह रखेंगे 1, j की जगह रखेंगे 2, तो ये हो गया 2 - 2 अपॉन 3 + 2, तो a12 का मान कितना हो गया 0। फिर अब आगे रखते हैं अपन a12 हो गया। अब लेते हैं अपन a21, तो अब की बार देखो i का मान कितना है 2 और j का मान कितना है 1, तो रखो यहाँ पे 2 ब्रैकेट 2 माइनस j का मान कितना है 1 अपॉन 3i, तो 3 × 2 प्लस j का मान कितना है 1, तो a21 बराबर कितना होगा 4 - 1 3 अपॉन 6 + 1, तो कितना हो गया 7। ये आ गया अपने पास a21 का। अब a22 निकालो, a22 वही i का मान 2 है और j का मान 2 है, तो रखो 2 ब्रैकेट 2 - 2 अपॉन 3 ब्रैकेट 2 + 2, तो a22 बराबर कितना हो गया 4 - 2, तो 2 6 + 2 तो 8, तो बराबर हो गया 1/4, है ना। इस तरह से है, तो अब हम इसमें इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। करो, तो a बराबर क्या हो गया a11 ये हमने निकाला 1/4, a12 का मान आया 0, फिर a21 का मान आया 3/7, a22 इसका मान आया 1/4। इस तरह से है, तो इसके ऐसे ही क्वेश्चन और हैं इसके 5वें गए,
सेकंड और थर्ड है वो इसी तरह से हैं, तो वो आपको करने हैं। इसका 6 भी ऐसा ही है। अब एक 7 जो क्वेश्चन है वो मैं आपको करा देता हूँ। तो देखो इसका क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है इस तरह से है कि a प्लस बी 2 7 ab माइनस 3 4 बराबर 6 2 7 8 माइनस 3 और 4। तो हमें a और b के मान निकालने। तो देखें आप, ये दोनों समान मैट्रिक्स है। ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, a प्लस बी 2 7 ab माइनस 3 4 6 2 7 8 माइनस 3 4, इसको ओपन करते हैं तो a प्लस बी बराबर 6 और ab बराबर 8 है ना। तो अपन यहाँ लेते हैं पहले a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab माइनस 2ab। यहाँ क्या किया हमने, 2ab जोड़ा और 2ab घटाया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये माइनस 4ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर। तो यहाँ अपन क्या लिखेंगे, a प्लस बी तो 6 का स्क्वायर माइनस 4 और ए बी का मान है अपने पास 8, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 36 माइनस 32। तो यहाँ क्या हो जाएगा अपने पास, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 36 में से 32 गया तो 4, तो a माइनस बी बराबर यहाँ आ जाएगा अपने पास प्लस माइनस 2। ठीक है, तो a माइनस बी का मान आया प्लस माइनस 2 और यहाँ पे अपने पास है a प्लस बी बराबर 6। यहाँ चाहे तो अपन केवल प्लस की संख्या ही ले सकते हैं। तो a माइनस बी बराबर 2, इसे दे दो समीकरण नंबर 1, इसे दे दो समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और 2 से हम मान निकाल सकते हैं कि a प्लस बी बराबर 6 और a माइनस बी बराबर, पहले अपन ले लेते हैं प्लस का 2 है ना, यहाँ ये प्लस माइनस है तो क्या आ जाएगा, ये कट जाएगा, 2a बराबर 8, तो a बराबर आ जाएगा यहाँ पर 4। और एक बार यदि हम माइनस की संख्या लेवें, इधर ले सकते हैं, तो a प्लस बी बराबर 6 और a माइनस बी बराबर माइनस का 2, तो ये तो कट जाएगा, 2a बराबर 4, तो a बराबर आ जाएगा 2। तो अपने पास a के 2 मान आ सकते हैं, 2 और 4। अब इसकी सहायता से हम मान निकाल सकते हैं यहाँ से समीकरण 1 से, समीकरण 1 से a बराबर 4 रखने पर क्या आ सकता है, 4 प्लस b बराबर 6, तो b बराबर 2 आ सकता है, या a बराबर 2 रखने पर b बराबर क्या आ सकता है, 4 आ सकता है। तो इस तरह से हम a और b के मान ज्ञात कर सकते हैं। इस तरह ये अपनी जो प्रश्नावली है 3.1 ये पूरी कंप्लीट होती है। अब हम आगे मिलेंगे प्रश्नावली 3.2 से।